हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक जो है किसी भी एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में है, फेसबुक ग्रुप में है या व्हाट्सएप ग्रुप में है, फटाफट लिंक इस सेशन का शेयर कर दीजिए। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग डेली एक सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। और आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल्स में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की सेशन का मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिहार पुलिस की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए इस सेशन को और इस सेशन का लिंक एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए लगातार प्रयास करता हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और इस बार जितनी भी वैकेंसी आने वाली है बिहार में, उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और एक कार्य करने के लिए जो है फ्रेंड्स प्रेरित करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। आंसर आपको लाइव चैट में देकर के बताते चलना है, ठीक है। जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा उनको ध्यानपूर्वक आप अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है यह भारत का पहला समाचार पत्र है। इसका संस्थापक का नाम पूछेगा तो याद रखना है आपको जेम्स अगस्तस हिक्की। जेम्स अगस्तस हिक्की। और इसने इसकी शुरुआत कब किया था, तो 1780 में किया था। क्लियर है, इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, इसका संस्थापक जेम्स अगस्तस हिक्की। कब किया था, तो 1780 में किया था। और प्रश्न में पूछा गया है कि 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। देखिए, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स था यह इंग्लिश डेली था, यानी कि इंग्लिश डेली समाचार पत्र था, और यह के.एम. पनिकर ने दिल्ली से इसको शुरू किया था। के.एम. पनिकर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, और हम लोग लगातार बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस कांस्टेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस वीवीआई क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस साइंस 2023, बिहार पुलिस डेली क्लासेस हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स से संबंधित जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की दो प्रमुख रचना है, दो प्रमुख पुस्तक हैं इनकी। याद रखना आपको, दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा गया है कहाँ पर हुआ था, तो ये जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, 1917 में जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, और भारत में इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और ये चंपारण सत्याग्रह के जरिए इन्होंने तीनकठिया प्रथा को समाप्त करवाया था। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन चलाया था 1918 में गुजरात के खेड़ा में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 हो जाएगा। और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, और सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट दे करके बताइएगा।
चलिए, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय के नए राज्यपाल जो बने हैं ये कौन बने हैं? राइट आंसर लाइव चैट में देकर के आप बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेघालय का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है ये फागू चौहान को किया गया है। फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फागू चौहान को अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और बिहार के अब नए राज्यपाल बने गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गुलाब चंद्र कटारिया है, ये असम के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? अच्छा देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू कब किया था? तो याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम पूछा जाता है। सिकंदर के सेनापति का नाम याद रखेंगे। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर और पंजाब का एक शासक था पोरस। ठीक है, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य जो है, याद रखेंगे, झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। इसको कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध। ठीक है, हाइडे स्पीज का युद्ध इसको कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। क्लियर है? और जब सिकंदर भारत पर, उत्तर भारत पर हमला किया था, उस समय जो है किस राजवंश का शासन था? तो फ्रेंड्स यहाँ नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और घानानंद का शासन था उस समय। छठा प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में रखी है? सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रखी है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अच्छा देखिए, ये अनुच्छेद 56 जो है यह किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है। लेकिन बताइए ये राष्ट्रपति के किस चीज़ से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। और अनुच्छेद 56 जो प्रश्न में पूछा गया है यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? एक बार उनका नाम कमेंट करके बता दीजिए। फटाफट भारत के राष्ट्रपति का नाम कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूं, तब तक आप कमेंट में आंसर बता दीजिए। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है यह संबंधित है राजमार्ग से। संबंधित किससे है? राजमार्ग से। क्लियर है? इतना याद हो गया आपको। और 2001 में जो है इसे स्टार्ट किया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। क्लियर है? याद रखेंगे। और यह हुई कब थी? तो फ्रेंड्स यह नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है प्रिंटिंग की, ये किस देश में हुई थी? बताइए। मुद्रण की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुई थी। और कागज का आविष्कार भी कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में ही हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चीन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कई बार मैंने जिक्र भी किया है प्रथम कारखाना अधिनियम का। प्रथम फैक्ट्री एक्ट पूछा जा रहा है तो आपको याद होगा कि कई बार मैंने लॉर्ड रिपन का नाम लिया है। और लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने जब बताया है तो ये उस समय मैंने बताया है कि देखिए 1881 में जो है
पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कि पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में जो है पारित हुआ था। 1881 में ही लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो इसी के समय जो है 1881 में पहली बार नियमित जनगणना कराई गई थी और 1882 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बिहार की एग्जाम्स में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है ये कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, उसी में पारित हुआ था। अच्छा, 1931 का कराची अधिवेशन भी पूछा जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रश्न पूछने का नेचर है, मेरा प्रयास है कि उसी तरह के प्रश्नों को मैं आपको कवर करवाऊं इस सुपर प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो डेली आपको जुड़ना है, इस सेशन को अटेंड करना है, लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ये आपका उत्तरदायित्व है। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये किया था एनएम जोशी ने। एनएम जोशी ने 1920 में किया था मुंबई में। अच्छा, इसका प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स को मैंने कई बार बताया है। देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या आ जाएगा, तो आयकर आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर आता है, उपहार कर आता है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर जो होगा ये आपका आयकर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर पूछेगा तो उत्पाद शुल्क हो जाएगा, सेवा कर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। क्लियर है। और जीएसटी भी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर ही है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, खनन आता है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन आता है, वानिकी आता है, डेयरी आता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आ जाएगा। अभी मैंने बताया कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं ये विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, ये सारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सब आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। साहस पहल की शुरुआत जो है यह किस राज्य सरकार ने किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह साहस पहल की शुरुआत जो है यह किसने किया है, किस राज्य की सरकार ने किया है, तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक देखिए सहर्ष है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है। अगर पूछा जाए कि सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये त्रिपुरा की सरकार ने किया है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, चिम्बोरोजी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। चिम्बोरोजी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए चिम्बोरोजी ज्वालामुखी जो है यह इक्वाडोर में है। कहाँ पर है चिम्बोरोजी, इक्वाडोर में है। और कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में ही है। कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में ही है, कई बार मैंने आपको बताया है। अब चिम्बोरोजी का भी ध्यान रखेंगे, इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा था। बाबर की ये आत्मकथा है तुजुके बाबरी, और बाबर ने इसको किस भाषा में लिखा था, बताइए। फिर इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ, पहले आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए बाबर ने तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है।
और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये भी प्रश्न बनता है। फारसी में इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और कैसा लग रहा है सेशन एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। पुलिस जो नशे में गाड़ी चलाने वाली की जांच करती हैं, तो ये नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, बताइए। तो देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर जो है इस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। इतना लंबा आपको नहीं कमेंट करना है, आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख करके ए ऑप्शन कमेंट कर दीजिए, जैसे कि 19 का ए कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से आप कमेंट करेंगे जल्दी कमेंट कर पाएंगे ऐसे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई महत्वपूर्ण बहुत है यह प्रश्न। देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। कई बार मैंने डिस्कशन के दौरान बताया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है। चलिए सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये सारे पॉइंट्स बनता है एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह किस राज्य में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह किस राज्य में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा भी गया है, बताइएगा। मयूरभंज जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में मयूरभंज है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अच्छा ये तो सामूहिक रूप हो गया। अगर पूछा जाए कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जरा बताइए। जो लोग जानते हैं कमेंट करके बताइए। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है यह उत्तरदायी होती है। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अहपन। देखिए यह एक लोक कला है अहपन। आपने देखा होगा कि अहपन, पहले बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। अहपन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बिहार के लोग हैं वो देखते हैं कि हाथ पे जो है पंजा पे वो छाप लेकर के दीवार वगैरह पर ये दिया जाता है। ठीक है। ये बिहार की है लोक कला अहपन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, जगजीवन राम थे। ये बिहार के व्यक्ति हैं जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद, इसलिए मैंने बता दिया कि प्रश्न बन जाए कहीं। श्रम मंत्री जगजीवन राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद और प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके आंसर बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करिए। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो ये मार्शल के अनुसार, मार्शल के अनुसार। डायरेक्टली इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वन लाइनर की तरह। अगला प्रश्न करेंगे कि हमारे संविधान की किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन जो है यह किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिए, देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 क में क्या है, तो इसी 48 क में जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कुलगार्डी जो है यह कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। कुलगार्डी जो है यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है यह, तो यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में आता है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। और कुलगार्डी जो है यह सोना के लिए फेमस है। ठीक है, सोना के लिए यह फेमस है कुलगार्डी। कुलगार्डी या कुलगार्गी, कई बार बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? बताइए राइट आंसर। देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं यह कौन हैं, तो अश्वघोष हैं। अश्वघोष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया? देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने किया था। और 14 राष्ट्रीय बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय जो है ये 1969 से 1974 तक रहा था। और ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि डीपीटी का टीका। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, डीपीटी का जो टीका है यह किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डी से यहाँ क्या स्टैंड हो रहा है, तो डी से डिप्थीरिया है, टी से टेटनस है, और पी से जो है पर्टूसिस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्टूसिस। पर्टूसिस को हम लोग काली खांसी कहते हैं। ठीक है, काली खांसी कहते हैं। डिप्टीरिया काली खांसी यानी कि पर्टूसिस, और टिटेनस। तो यहाँ पर देखिए काली खांसी, डिप्टीरिया और टिटेनस, ये सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती हैं? सहारा मरुस्थल में जो प्रवाहित होती है गर्म शुष्क पवन, उसको क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो जानिए ये फोन जो है यह स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होता है, आल्प्स पर्वत पर। चीनुक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत पर होता है। मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल यह स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होता है। और सहारा में प्रवाहित होने वाली जो गर्म शुष्क पवन है यह सिरोक्को है। यह सिरोक्को है। अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है। मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है। अगर खमसिन पूछेगा कि कहाँ की पवन है, तो याद रखेंगे मिस्र यानी कि इजिप्ट की पवन है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है? शरीर दर्द, बॉडी पेन में और फीवर में किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अलंकेश्वर कहाँ पर है? अलंकेश्वर गुजरात में है। और यह किसके लिए फेमस है? तो यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? बताइए। घाना पक्षी विहार जो है यह किस राज्य में है? घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर अगर पूछेगा तो कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर हरियाणा में है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बिहार में पश्चिम चंपारण जिला में है उदयपुर। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। ये डायरेक्टली बिहार पुलिस का प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसको कहा जाता है हिंदी में समोच्च रेखाएं। क्या कहा जाता है? समोच्च रेखाएं कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कंटूर्स लाइन कहते हैं। ये जो आइसो हाइट्स देख रहे हैं, आइसो हाइट्स, ये समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। और आइसोबार्स जो है यह समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना यह गुजरात में है और यह ताप्ती नदी पर है। गुजरात में ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। अच्छा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर है? कमेंट करके बताइए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जगह दिया गया और ये किस लिए फेमस है, दूसरी तरफ दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, नेवली जो है यह तमिलनाडु में है और यह लिग्नाइट के लिए फेमस है। यह लिग्नाइट के लिए फेमस, तो एल्युमिनियम गलत हो जाएगा, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए नेपानगर, अखबारी कागज, अलंकेश्वर मैंने बताया था पेट्रोलियम, कच्चा तेल, औलाय खाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा नेवली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ध्यान से पढ़िए, समझ करके ऑप्शन को पढ़िए और फिर आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। बताइए कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है, मौलिक अधिकार तो हैं ही, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। किस प्रकार की न्यायपालिका है? हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 343 जो है इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 343 में, कि देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 343 हो जाएगा। अगला प्रश्न का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है इसमें से, बताइए, जो 19 के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ या संगठन की रचना का अधिकार बिल्कुल है, भ्रमण करने का पूरे भारत में यह अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने का अधिकार है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 में नहीं है, यह आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। ये प्रश्न शायद मैंने कई बार कराया भी है, स्लाइडन और स्वान ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग मायोपिया कहते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है कि मायोपिया किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, मेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, और निकट के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और इस पर प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बताइए, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बताइए राइट आंसर, किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है, यह मानव शरीर की लीवर है, यकृत हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा सबसे बड़ा अंग है, त्वचा जो है ये सबसे बड़ा अंग है।
ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो ये फीमर है। ठीक है, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 48 नंबर की परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था। परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था। परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया है बताइए। तो परावैंगनिक का खोज जो है यह किया है जोहानसन विलियम रिटर ने। रिटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु है। कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु है। कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु है। तो कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए और इन 50 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। और वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स जाते जाते लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चिट्टी के विष में। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए।